हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम रीड करने जा रहे हैं आपके गवर्नर जनरल वाला पार्ट, यानी इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हम कवर करेंगे और उसके बाद में हम कुछ नहीं उसी का रिवाइज करेंगे। जरूरी थोड़ी दूसरा टॉपिक पढ़ना। तो फर्स्ट हम आज क्या करेंगे, इंडियन हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, उसके रिगार्डिंग कुछ थ्योरी देखेंगे साथ ही, और बाद में उसी को हम याद करने की इस क्लास में कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। ओके, इंडियन हिस्ट्री में एक तो आपके मराठा वाला टॉपिक आता है। मराठा में आपने विभिन्न मराठा के नाम आप देखते हो, लेकिन जो मेनली क्वेश्चन रिसेंटली जिन एग्जाम से पूछा गया मराठा के रिगार्डिंग, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, जैसे कि शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो शिवाजी का जन्म याद रखना है आपको, शिवनेर किले में हुआ था। शिवाजी का जन्म पूना के उत्तर में एक स्थित है शिवनेर फोर्ट, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और शाहजी भोसले इनके पिताजी थे और जीजाबाई इनकी माता का नाम था। 1627 में इनका जन्म होता है। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। 27 में जन्म हो रहा है, 74 में इनका राज्याभिषेक हो रहा है। और जन्म कहाँ हो रहा है? शिवनेर के फोर्ट में। और राज्याभिषेक कहाँ पर हो रहा है? राजधानी रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी और वहीं उस साइड इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। तो 16 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। छत्रवर्ती की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी। रायगढ़ को इनकी राजधानी है वो बनाया गया था। और इस युग के जो महान विद्वान हुए हैं, पंडित विश्वेश्वर या फिर जिन्हें कहा जाता है गंगा भट्ट, उन्होंने इन्हें क्षत्रिय घोषित किया था और उनका राज्याभिषेक किया था कि ये क्षत्रिय वंश से पहले क्षत्रिय वगैरह डिक्लेयर करना है ना, काफ़ी एक ट्रेडिशन है वो देखने मिलते हैं। फिर एक आती है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान आपको ना मराठों में देखने मिलते हैं। अष्ट दिग्गज है वो कृष्ण देवराय के टाइम पर देखने मिलते हैं। अष्ट प्रधान है वो मराठा टाइम पर पीरियड में देखने मिलते हैं। पूछा गया है कौन सा एक अष्ट प्रधान नहीं था? अमात्य था, मित्री, सचिव, लेकिन दीवान नाम से कोई भी अष्ट प्रधान है वो नहीं था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि अष्ट प्रधान कौन कौन से थे? एक देखने मिलता है पेशवा, उसके बाद में अमात्य जो वित्त और राजस्व का मंत्री होता था उसे कहते थे अमात्य। फिर आता है वकिया नवीस या मंत्री आता था, सचिव आता था, सुमंत या दबीर आता है, सेनापति या सरे नौबत आता है, पंडित राव आता है जो धार्मिक मामलों के रिगार्डिंग जो भी वाद वगैरह देखता था, पंडित राव। न्यायाधीश और इसके अलावा न्यायाधीश है वो इसमें शामिल थे। शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। तो शिवाजी का जो टाइम पीरियड है, शिवाजी वाला जो अष्ट दिग्गज है वो आपको अष्ट प्रधान है वो आपको याद रखना है। पेशवा या प्रधान, पेशवा या क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था जो राजस्व के मामले है वो देखता था, पेशवा। एक तो पीएम बना लो। एक इसके बाद में आता है वित्त मंत्री। अमात्य मजुमदार को क्या बोलते थे? वित्त मंत्री को क्या किस रूप में जानते थे? अमात्य या मजुमदार के रूप में जानते थे। विदेश मंत्री को दबीर या सुमंत के रूप में जाना जाता है। विदेश मंत्री को दबीर या सुमंत के रूप में जाना जाता है। रक्षा मंत्री सर नौबत है। वकियानवीश वाक्या करते कौन? गृह मंत्री करते हैं। सुरुनवीस या चिटनवीस आपके पत्राचार विभाग के रिगार्डिंग बताए गए हैं। पंडित राव जो धार्मिक मामले देखता और पंडित न्यायाधीश जो न्यायिक कार्य। राव तो धार्मिक, न्यायाधीश न्यायिक मामले। सुरुनवीस या चिटनवीस, चिट से तो चिट पता ही चल जाएगा, पत्थर वगैरह। सुरुनवीस याद रखना पत्राचार। वकियानवीस जो बातें कौन ज़्यादा करता है? गृह मंत्री। सर नौबत, क्या सर पे नौबत आई है तो वो रक्षा के रिगार्डिंग है, तो सर नौबत। दबीर सुमंत आपके दबीर है, सुमंत है, ये क्या है? विदेश मंत्री को कहा जाता था। अमात्य मंजूमदार कौन होता था? फाइनेंस के रिगार्डिंग जो देखता था। और पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। पंडित राव और सेनाधीश को छोड़ देना, बाकी सभी को क्या जाना पड़ता था? सेना में जाना पड़ता था। ये क्या है? शिवाजी के अष्ट प्रधान आपको देखने मिलते हैं। शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में। और उसके बाद में आप मेनली रूप से एक शासक देखते हो वो आता है साहू जो अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही है, उनकी दरगाह पर नज़र भेंट करने के लिए भी गए थे साहू। एक याद रखना आप इनमें, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट तो कौन कौन से हुए हैं? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, माधव नारायण और बाजीराव सेकेंड। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है बालाजी विश्वनाथ के रिगार्डिंग, तो यही कि ये क्या के खेड़ा के युद्ध में इन्होंने साहू का साथ दिया था बालाजी। ये पेशवा है।
साहू के टाइम पीरियड में ये कुछ इंपॉर्टेंट पेशवा में मराठा हैं, मराठों में पढ़ते हैं। साहू के शासनकाल में ये इंपॉर्टेंट पेशवा में जो बालाजी विश्वनाथ है 1713 से 20 में साहू की पेशवा शक्तियों की वृद्धि हुई थी। तो साहू के टाइम पर जो व्यक्ति था वो था बालाजी विश्वनाथ, ये पेशवा थे। इसके बाद में इनके उत्तराधिकारी बालाजी प्रथम आते हैं जो 20 से 40, फिर बाजीराव आता है 40 से 61, इस प्रकार आता है। तो इसमें याद रखना है कि साहू का साथ किसने दिया था खेड़ा के युद्ध में, वो दिया था आपके बालाजी विश्वनाथ ने दिया था। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने शिवाजी का स्वराज क्षेत्र है वो साहू को दिया था। मराठे हैं वो दक्षिण भारत में चौथ और सरदेश मुखी ले सकते हैं, ये भी इन्हीं के प्रयासों से मराठे सरदेश और चौथ वसूली ले सकते हैं। हाल ही में जो जीते गए क्षेत्र थे वो मराठों को दे दिए गए थे, हैदराबाद, बरार, खानदेश और गोंडवाना। कोल्हापुर में रह रहे संभाजी के बेटे को तंग नहीं करेंगे, वो संधि करवाई थी। जैसे कि जो शिवाजी की चाची थी ताराबाई, उनका बेटा था ये जो कोल्हापुर में रह रहा था, ताराबाई का पुत्र। तो कोल्हापुर में रह रहे संभाजी यानी ताराबाई के पुत्र को तंग नहीं किया जाएगा। इस संभाजी की जो चाची थी ताराबाई, उसने संभाजी के साहू के साथ क्या किया था, खेड़ा का युद्ध किया था। 1707 में आप खेड़ा का युद्ध देखते हो, तो उस खेड़ा के युद्ध में ये संभाजी और साहू के मध्य देखने मिलता है। लेकिन साहू है वो सतारा का छत्रपति बन गया था और ये ताराबाई कहाँ आ गई थी, कोल्हापुर में आ गई थी। तो कहा कि कोल्हापुर में आप ये जो लोग रह रहे हैं इनको तंग नहीं किया जाएगा। साहू मुगल बादशाह को क्या देगा, प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये देगा। ये बालाजी विश्वनाथ के टाइम पर हुआ था। इसके अलावा एक हम देखते हैं बाजीराव फर्स्ट है। इसके टाइम पर एक तो आपको पालखेड़ा का युद्ध याद रखना है, एक मूंगी शिवगांव की संधि याद रखनी है, और इसके मोहम्मद खां बख्श के खिलाफ है ना ओरछा के जो शासक था छत्रसाल बुंदेला, उसकी इसने हेल्प की थी। और इसकी छत्रसाल बुंदेला ने इसको बाद में 4 जागीर दी गई थी, कालपी, सागर, झांसी और हृदयनगर। किसको, बाजीराव फर्स्ट को। बाजीराव फर्स्ट मूंगी शिवगांव की संधि, पालखेड़ा का युद्ध है ये जीता था। चिनकलीज खां के विरुद्ध ये लड़ा गया था। और उसके बाद में इन्होंने मूंगी शिवगांव की संधि की है। छत्रसाल बुंदेला की इन्होंने हेल्प की है, तो छत्रसाल बुंदेला इन्हें कालपी, सागर, झांसी और हृदयनगर दे रहा है। पुर्तगालियों से ये सालसेट और बसीन छीन लेते हैं। जजीरा के सीधियों पर भी कंट्रोल किया था। गुजरात और मालवा से भी चौथ वसूली की थी। और छापामार युद्ध प्रणाली है वो इसके द्वारा बाजीराव फर्स्ट के द्वारा अपनाई जाती है। इसके अलावा बाजीराव फर्स्ट का ही उत्तराधिकारी हुआ था बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहब के रूप में भी जानते हैं। इनके टाइम पीरियड की घटना पानीपत का तीसरा युद्ध याद रखना। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का, और ये भारत पर अहमद शाह अब्दाली का 5वां अटैक बताया जाता है। इसमें मराठे है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे हार गए थे। और फिर आपको देखने मिलती है संकोला की संधि। पहले वाली थी मूंगी शिवगांव वो किसके साथ, पालखेड़ा के युद्ध के बाद में की जा रही थी। पाल के बाद में मूंगी शिवगांव थी। और ये है पानीपत के युद्ध के बाद संगोला की संधि। छत्रपति, इस संधि के माध्यम से छत्रपति है वो राजाराम सेकंड रहेगा, और पेशवा बालाजी बाजीराव है इनके बीच हुई थी ये संधि। संगोला की संधि किसके मध्य हुई थी, आपके राजाराम जो वहाँ का छत्रपति था साहू के उत्तराधिकारियों में से, और पेशवा में जो उत्तराधिकारी थे बालाजी बाजीराव, तो इन दोनों के मध्य ये संधि साइन की गई थी। और इसमें छत्रपति हैं, इसने सारी शक्तियाँ पेशवा को दे दी थी। अब मराठा शक्ति का मेन केंद्र सतारा से क्या हो गया था, पूना हो गया था। इसलिए संगोला की संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्रपति से शक्तियाँ किसके पास ट्रांसफर हो रही है, आपके पेशवा के पास ट्रांसफर हो रही है संगोला की संधि के माध्यम से। अब पूना नहीं होकर केंद्र क्या बन रहा है मराठा शक्ति का, ये सतारा नहीं होकर अब मराठा शक्ति का केंद्र क्या बन रहा है, पूना बन रहा है। और पेशवा का पद है उसको भी वंशानुगत कर दिया गया था। एक मराठा संघ इस टाइम पर बना था। पूना में पेशवा, ग्वालियर में शिंदिया, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोंसले, बड़ौदा में गायकवाड़। ये एक क्या बना था, आपके मराठा संघ है, इसकी स्थापना की गई थी। माधव राय देखोगे कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद में वापस मराठा की शक्ति को जिसने पुनर्जीवित किया था वो आपके माधव राय थे। हैदराबाद के इसलिए निजाम को हराते हैं, चौथ वसूली वगैरह करते हैं, तो वापस शक्तियों को वापस रिकलेक्ट करने का कार्य ये करते हैं। इसके अलावा माधव नारायण राव के टाइम पर की कुछ घटनाएं देखने मिलती है, जिसमें अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध वगैरह था।
माधव नारायण राव के टाइम पीरियड की। सूरत की संधि हुई थी 1775 की। पुरंदर की संधि 1776 की। बड़गांव की संधि 1779 की। सालबाई की संधि 1782 की। ये सूरत, पुरंदर, बड़गांव, सालबाई, ये तीनों संधि, चारों संधियाँ हैं वो प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध के बाद की देखने मिलेगी आपको। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे आपत्तिकाल की संधि कहा था। कौन सी वाली संधि को? सालबाई की संधि को। सूरत की संधि में तो क्या हुआ था कि राघोबा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में हुई थी ये सूरत की संधि। पुरंदर की संधि है पेशवा और बंगाल प्रेसिडेंसी के मध्य होती है। बड़गांव की संधि, बड़गांव का युद्ध हारने के बाद अंग्रेजों की से की गई थी, अंग्रेजों ने की थी। सालबाई की संधि, इस संधि के द्वारा युद्ध है वो समाप्त हुआ था, प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध, जो 1775 से 82 के मध्य चला था। और महादजी सिंधिया ने इनकी मध्यस्थता करवाई थी। सिंधिया कहाँ पर आपको देखने मिलते हैं? ग्वालियर की साइड थे, उनमें से एक है महादजी सिंधिया, उन्होंने मध्यस्थता करवाई थी। और बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने इसे आपत्तिकाल की संधि है वो कहा था। बसीन की संधि है ये अंग्रेजों तथा पेशवा बाजीराव सेकंड है, इनके बीच में हुई थी बसीन की संधि, याद रखना। जो दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध था उस टाइम पर हुई थी 1803 से 6 के मध्य, जो दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध चला था उस टाइम की ये देखने मिलेगी। उसके परिणाम स्वरूप यह संधि हुई थी बसीन वाली। वैसे मराठा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर नहीं भी पढ़े ओनली क्वेश्चन ही देख लेना तो इससे भी हो जाता है। मराठा है, मराठा का राज्याभिषेक 1674 में हो रहा है। अष्टप्रधान आपको कौन सा नहीं है? दीवान नहीं है, और बाकी रिमेनिंग हमने देख लिया। अमात्य है, मंत्री है, सचिव है, पेशवा है। इसके अलावा वाक्यानवीश मंत्री को बोलते थे। सचिव सुमंत या दबीर, ये कौन होता था? आपके विदेश मंत्री होता था। सेनापति या सर नौबत, सेनापति जैसे लिखा ही हुआ है। पंडित राव और न्यायाधीश है, ये क्या थे? आपके अष्टप्रधान शिवाजी के देखने मिलते हैं। शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल में सचिवों की भांति करते थे। शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल में सचिवों की भांति कार्य करते थे। राजा को परामर्श देना मात्र था और मंत्रिमंडल नहीं होता था। जन्म हमने देख लिया, सिवनेर की फोर्ट में हुआ था। शिवाजी की शाही अश्व सेना क्या कहलाती? बारगीर। शिवाजी की शाही अश्व सेना क्या कहलाती थी? बारगीर। अश्व सेना थी उसे पागा कहते। शिवाजी की अश्व सेना को पागा में घुड़सवार, शिवाजी की अश्व सेना यानी कि पागा, उसमें घुड़सवार सैनिक के दो प्रकार के होते थे। एक तो होते बारगीर यानी जो नियमित होते थे, जो राज्य की ओर से घोड़े और अस्त्र है वो दिए जाते थे। और दूसरे होते हैं शिलेदार, जो अनियमित होते हैं। वे सैनिक जो घोड़े और अस्त्र स्वयं लाते थे। बारगीर हैं, इनकी तुलना में इन्हें अधिक वेतन मिलता था। शिलेदार है क्योंकि उनके पास खुद के घोड़े वगैरह होते थे, इसलिए इन्हें अधिक सैलरी है वो मिलती थी। और देख लिए इसमें क्वेश्चन भी है ना वैसे नहीं पूछ रखी कौन सा युद्ध है, कौन से बालाजी बाजीराव वाला कौन सा है, तो इस टाइप के कम पूछते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं कि शाही अश्व सेना है वो किस टाइप की थी, क्या कहलाती थी। तो ये एक तो थी बारगीर, जो क्या कहलाते थे, जो नियमित होते थे और घोड़े और अस्त्र उन्हें दे देते और वो लड़ाई करके आ जाते। दूसरे होते थे शिलेदार है, उनके पास खुद के घोड़े वगैरह होते तो उनकी सैलरी भी अधिक होती थी। ये दो टाइप की अश्व सेना देखने मिलेगी, अश्व सेना या फिर पागा। शिवाजी ने प्रारंभिक दिनों में युद्ध है वो कौन सा किया था? तो बीजापुर का युद्ध देखने मिलेगा शिवाजी के टाइम पर। प्रारंभिक दिनों में बीजापुर के सुल्तान था अफजल खान, उसको अनुभवी और विश्वस्त सेनानी को शिवाजी ने महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खान नामक एक अपने ना बीजापुर के सुल्तान ने एक व्यक्ति को भेजा था, अफजल खान को, कि आप शिवाजी की जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको कंट्रोल में किंतु है ना कूटनीति से शिवाजी ने इस अफजल खान का ही मर्डर कर दिया था। कब किया था? 1659 में। ये बीजापुर के सुल्तान है, इसके दरबारी था। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती है, उसकी दरगाह पर नजर भेंट करने वाला प्रथम मराठा कौन था? तो शाहू जो शिवाजी का पौत्र है वो देखने होता है। वो क्या था? प्रथम मराठा सरदार था जिसने नज़र भेंट की थी। शिवाजी ने किस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा था? तो ये गोंडारा किला था, उसका नाम शिवाजी ने क्या कर दिया था? सिंहगढ़ है वो कर दिया था। अब हम नेक्स्ट
देखेंगे गवर्नर जनरल और वाइसराय वाला। बाकी इसमें ये आपके विदेशी कंपनियों के आक्रमण, विदेशी कंपनियां हैं उनके आक्रमण की सीरीज़ है, ये हम नहीं देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे ये लास्ट वाले पेज वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको हम देख लेंगे। और फिर गवर्नर जनरल के रिगार्डिंग PYQ देखेंगे। तो एक तो आपको याद रखना है मोपला विद्रोह है, इसमें निम्न में से कौन सी घटना है वो नहीं हुई थी मोपला विद्रोह में। तो मोपला विद्रोह है, इसमें अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था, सही था। रेल की लाइनें उखाड़ दी गई थी और हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया गया था। किसमें? मोपला कांड में। मोपला कांड है ये केरल की साइड में हुआ था, वहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था, रेल की लाइनें उखाड़ दी गई थी और हिंदुओं को वापस जबरन मुसलमान है वो बनाया जा रहा था। तो ये सभी घटनाएं सही हैं, ऑप्शन इसमें माना गया 4। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, इनकी स्थापना कब की गई थी? तो भारत के 3 प्रथम विश्वविद्यालय हैं कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, और इनकी स्थापना की जा रही 1857 में। इनकी स्थापना कब की जा रही? 1857 में की जा रही है। 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी और उसके बाद में 1857 में बम्बई, मद्रास और कोलकाता 3 क्या बनते हैं? एजुकेशनल यूनिवर्सिटी बनती है। और 1947 से पूर्व भारत के कुल 19 विश्वविद्यालय थे। एक यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट संधियाँ वगैरह बताई गई है, जैसे प्रथम मंगल मराठा युद्ध वाली अभी हम देख के आए, सालबाई की संधि, ये मराठों से रिगार्डिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या माना गया? ए। प्रथम कर्नाटक युद्ध तो बताया गया है आपके पेरिस की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपको देखने मिलेगा सालबाई की संधि। बी तो हमने देख लिया, तो बी में एक ही है जिसमें सालबाई वाली संधि दी है, तो उस अकॉर्डिंग भी आंसर हमारा निकल रहा है कि आंग्ल मराठा युद्ध, सालबाई की संधि भी देखी थी। इसके अलावा इसमें और क्या देखने मिलता है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये मंगलौर की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पीरियड की कौन सी है? मंगलौर की संधि है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध है, इसमें देखने मिलेगी अक्षय चेपल की संधि। अक्षय चेपल की संधि है वो आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध में देखने मिलेगी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में आपको अक्षय चेपेल की संधि देखने मिलती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि है वो देखने मिलती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है वो सालबाई की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था। और थर्ड जो युद्ध था वो पेरिस कर्नाटक वाला युद्ध है। थर्ड कर्नाटक पेरिस की तरह, प्रथम कर्नाटक अक्षय चेपल की संधि से। फिर एक आता है क्वेश्चन, ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ये कथन कहा था, और किसके रिगार्डिंग कहा था? तो अवध के रिगार्डिंग वो कह रहे थे, डलहौजी ने कहा था 1851 में, ये फल हमारे ही मुंह में गिरेगा। एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, 1851 में अवध के लिए किसने कहा था? चेरी किसे कहा था? चेरी कहा था डलहौजी ने। ये फल है या फिर फल भी कौन सा फल बताया था? चेरी का फल बताया है कि ये चेरी हमारे ही मुंह में आके गिरेगी। किसने कहा था? डलहौजी ने। किसके रिगार्डिंग कहा था? अवध की रिगार्डिंग कहा था। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में मैसूर की गद्दी पर वेलचली ने किसे बिठाया था? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में जो मैसूर है वहाँ पर बिठाया गया था, उसके बेटा था कृष्णराज छोटा सा, उसको बिठाया गया था। आडियार वंश की स्थापना की गई थी वापस से, उसका नहीं था, आडियार वंश का था, एक बालक था कृष्णदेव राय, और कृष्ण राय को बिठाया गया था इस पर वापस मैसूर की गद्दी पर। एक इंपॉर्टेंट आता है स्थायी बंदोबस्त के रिगार्डिंग क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? स्थायी बंदोबस्त है ये भू राजस्व से संबंधित था, सही है। इसकी शुरुआत 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा की गई थी। इस व्यवस्था के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सीधे किसानों से राजस्व वसूल करती थी। इसकी शुरुआत बंगाल और बिहार में की गई थी। तो स्थायी बंदोबस्त है ये भू राजस्व से संबंधित था और इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई थी? बंगाल और बिहार में। ये 1 और 4 है, ये इसमें करेक्ट आंसर होगा। विद्रोही नेता है वो उसके रिगार्डिंग पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? कोल में कानू वगैरह नहीं था, जबकि मुंडा में आपको बिरसा देखने मिलेगा, बिरसा मुंडा। जैसे ही हम देखते हैं मोपला अली मुसलियार आपको देखने मिलेंगे। संथाल में सिद्धू देखने मिलेगा। संथाल में कौन था? सिद्धू। मुंडा बिरसा मुंडा, मोपला अली मुसलियार, तो ये 3 क्या है? सुमेलित है। फिर एक आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके गवर्नर जनरल वाला, जो हमारे आज की क्लास का मेन टारगेट था कि हम गवर्नर जनरल करेंगे, वो भी PYQ अकॉर्डिंग।
तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो वो आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। भारत का फर्स्ट गवर्नर पूछ लिया जाए तो याद रखना वॉरेन हेस्टिंग ही है। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर भी वॉरेन हेस्टिंग और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग। हुआ क्या था कि 1773 में से पहले भारतीय प्रांत है वो ब्रिटिश कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी थे। 70 गवर्नर सर्वोच्च अधिकारी होता था और सर्वप्रथम यह गौरव है वो क्लाइव को मिला था। पहला गवर्नर कौन बना था? क्लाइव बनता है। बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए थे। गवर्नर जनरल की बात करें तो भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्च अधिकारी था। 1703 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल का सर्वोच्च पद बनाया गया था। बम्बई और मद्रास वाले इसके अंडर में आ गए थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इसके अधीन कर दिया गया था और ये बने थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर तो इसमें क्लाइव आंसर होना चाहिए ना इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि 1773 में पूर्व भारतीय जो प्रांत है उसमें ब्रिटिश कंपनी ने सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। और सर्वप्रथम यह है व्यक्ति कौन बने थे? लॉर्ड क्लाइव है वो बने थे। इसको हम लास्ट में देखेंगे, लक्ष्मीकांत या फिर नोट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। फिर एक आता है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग है वो आपको देखने मिलते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत में आपको देखने मिलेंगे लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत में देखने मिलेंगे। भारतीय कौन थे? तो भारतीय आपको देखने मिलेंगे सी राजगोपालाचारी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल बात करें या फिर पहला भारतीय की बात करें, लास्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त या पहला भारतीय, ये थे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी। बंगाल में द्वैध शासन है इसे किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन है वो समाप्त किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बंगाल में द्वैध शासन का अंत किसने किया है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया है। कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को मिलाया था 1851 में? अवध को। 1851 में तो कहा था कि ये चेरी एक दिन हमारे मुख में आके गिरेगी। 56 में इसका मर्ज ही कर लिया था किसने? डलहौजी ने। और यहाँ पर नवाब कौन था? नवाब वाजिद अली शाह था, उस पर कुशासन का आरोप है वो लगाया था। तो अवध को कुशासन के आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अपने अंडर कर लिया था। कब किया था? 1856 में। राज्य अपहरण की नीति किसने प्रारंभ की थी? तो डलहौजी है। कौन सी नीति अपनाता है? राज्य अपहरण की नीति है वो अपनाता है। व्यक्तिगत का सिद्धांत व्यक्तिगत का सिद्धांत के तहत मिलाए गए राज्यों का समूह है कौन सा? नहीं है पूछा है। सतारा, नागपुर, झांसी थे। झांसी, नागपुर, उदयपुर देखने मिलते हैं। सतारा, जयपुर, नागपुर देखने मिलते हैं, लेकिन अलीगढ़ नहीं था। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत अपनाया था 1848 से 56 के मध्य। इसके अंतर्गत सतारा 1848 में मिल गया था। सतारा के बाद में संबलपुर है 49 में मिल रहा है। फिर भगत, उदयपुर, नागपुर, झांसी और अवध है। अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर है वो मिलाया गया था। अवध को क्या मिलाया था? कुप्रशासन का आरोप लगाकर मिलाया गया था। झांसी 55 में, नागपुर 54 में, उदयपुर 50 में। उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, दूसरा उदयपुर है 50 में। भगत 50 में। संबलपुर 1849 में। सतारा 1848 में। सतारा का मिक्स कब किया जा रहा है? 48 में। एक साल बाद में एस संबल। फिर आता है 50 में भगत। उदयपुर 50 में आता है। नागपुर 54, झांसी 55, अवध 56। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनको वापस हम रीड करेंगे। पहले हम PYQ देख लेते हैं, फिर उसके बाद में जो शॉर्ट थ्योरी पार्ट देखेंगे। जिस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थित पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी वो कौन था? कर्जन ने पूसा में क्या की थी? कृषि अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना की थी। 20 जुलाई 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था। कर्जन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांटा था, ऑप्शन 2। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात है तो लिटन का नाम याद रखना, 1878 का नाम याद रखना। तो 18 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है किस वर्ष पारित हुआ था? 1878 में। और अंग्रेज अधिकारी कौन था? लॉर्ड लिटन है, उसके द्वारा ये
टाइम पीरियड की आपको घटना है वो देखने मिलेंगी। इसी के टाइम पीरियड की आपको एक घटना देखने मिलेगी, शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट है, लॉर्ड लिटन द्वारा कब पारित किया गया था? 1878 में। 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, 1878 में ही शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट है वो पारित किया गया था। फिर कुछ आपको क्या दिए हुए हैं, पूछा गया कौन सा सुमेलित है। स्थायी बंदोबस्त को लागू किसने किया था? कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तो उस अकॉर्डिंग हमने अभी बात की थी स्थायी बंदोबस्त वाला पूछा गया था क्वेश्चन कि भू राजस्व के रिगार्डिंग है। शुरुआत मैकेंजी ने नहीं की थी, कॉर्नवालिस ने की थी। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कौन कर रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहा है। डलहौजी सहायक संधि वाले नहीं है, डलहौजी व्यक्तिगत के सिद्धांत के रिगार्डिंग हम देखते हैं। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बंगाल में राजस्व की स्थायी बंदोबस्त है, ये किसने शुरू किया था बंगाल में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, उसने ही बंगाल में स्थायी बंदोबस्त है उसकी स्टार्टिंग की है। वापस वही क्वेश्चन पूछा है। निम्न में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के में प्रचलित जो नमूने पर प्राध्यापक प्रशिक्षण संस्थान यानी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये की थी वुड डिस्पेच आयोग ने। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की स्थापना की सिफारिशें वुड डिस्पेच आयोग ने की थी। वुड डिस्पेच 1854 में आया था। चार्ल्स वुड है, इसने एक व्यापक योजना प्रस्तुत की थी जिसे वुड डिस्पेच के रूप में जानते हैं, जिसमें 100 अनुच्छेद थे और भारतीय शिक्षा का जिसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस आयोग ने भारत में इंग्लैंड में प्रचलित नमूने के प्राध्यापक यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है इसकी स्थापना की सिफारिश की थी। वुड डिस्पेच 1854 में, सही है। हार्टोंग समिति 1929 में, हंटर कमीशन 82 से 83 में, लेकिन सेटलर विश्वविद्यालय इस टाइम पर नहीं था। सेटलर वर्ड था 1917 के अराउंडिंग। 1917-18 में आया था सेटलर कमीशन, और सेटलर कमीशन आया जब आया था 1718 नहीं 1917-18 में, तब आपको देखते हो गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी नहीं वो चेम्सफोर्ड, जिनके टाइम पर चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला भी बिल आया था। भारत परिषद अधिनियम आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। वो आपको इस सेटलर कमीशन है इसके टाइम पीरियड की घटना, उनके टाइम पीरियड की घटना देखने मिलेगी। तो वुड डिस्पेच 54 का है, हार्डोंग समिति 1929 की है, हंटर कमीशन याद रखना 82-83 का हंटर कमीशन है वो देखने मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कमीशन और गवर्नर जनरल है उनको आपको मिलान करना है। कमीशन और गवर्नर जनरल, सेटलर कमीशन अभी बात की है आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला, चेम्सफोर्ड एम ए जिसमें 4 है। हंटर कमीशन पहले तो हम देख लेते हैं एम ए जिसमें 4 कौन से में दिया, एक ही ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर हो जाता है। फिर है हंटर कमीशन ट्रिपन के टाइम पीरियड की घटना देखने मिलेगी। रेले किसके टाइम पीरियड की आपकी देखने मिलेगी? कर्जन जिसने बंगाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, रेले कमीशन उसी से संबंधित है। वुड डिस्पेच है डलहौजी। वुड डिस्पेच में किसका नाम याद रखना? डलहौजी। तो वुड डिस्पेच है चार्ल्स वुड का डिस्पेच, ये वाला कौन से जो शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये डलहौजी के टाइम पीरियड की घटना देखने मिलेगी। 1854 में ये वुड डिस्पेच आया था, मतलब प्रस्ताव है यह शिक्षा के रिगार्डिंग एक योजना वुड डिस्पेच योजना 1854 में पेश की गई थी। और 51 से 56 में हम देख रहे हैं, 51 में तो डलहौजी अवध के रिगार्डिंग कह रहा है कि चेरी हमारे मुंह में आके गिरेगी। 56 में उस चेरी को प्रशासन का आरोप लगाकर आपकी मर्जी के लिए था। उसने डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत अपनाया था जिसके तहत सतारा 48 में, और इसके अलावा आपके सतारा के बाद में संभलपुर, सतारा या तो संभल जा, सतारा को 48 में 49 में संभल जा। फिर इसके बाद में हमने देखा था कौन से उदयपुर नागपुर वो वाले देखे थे, लेकिन उनकी एग्जिट 50 में देखने होता। भगत के बाद में आप देखोगे उदयपुर, भगत के बाद में उदयपुर, दोनों 50 की टाइम पीरियड की घटना है। नागपुर ये है 54 में, जब वुड डिस्पेच आ रहा है उस टाइम पर नागपुर वाले को मर्ज कर रहे हैं। झांसी 55 में मिलाया गया था, अवध 56 में। झांसी 55, नागपुर है वो 54, और भगत और उदयपुर ये 50 में। भगत उदयपुर कब के हैं? 50 के हैं। किसके टाइम पीरियड की है? डलहौजी। रेले कमीशन किसका है? कर्जन वाले टाइम पीरियड का घटना है। हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन हंटर कमीशन। सेटलर कमीशन लॉर्ड चेम्सफोर्ड की घटना देखने मिलेगी, सेटलर कमीशन। इसके अलावा कुछ शिक्षा के रिगार्डिंग आयोग वगैरह यहाँ पर बताए गए हैं। चार्ल्स वुड का डिस्पेच
1854 में डलहौजी के टाइम पीरियड। वुड डिस्पेच 1854 में डलहौजी के टाइम पीरियड की घटना है। हंटर कमीशन आपकी रिपन की। सेटलर कमीशन जेम्स फोर्ड के टाइम पीरियड की। टॉमस रेले कमीशन कर्जन के टाइम पीरियड का है टॉमस रेले कमीशन। हार्टोंग समिति इरविन की। हार्टोंग समिति के टाइम पर इरविन देखने मिलता है। सार्जेंट योजना लॉर्ड वेवल। सार्जेंट योजना के टाइम पर कौन था? लॉर्ड वेवल। राधाकृष्ण आयोग लॉर्ड माउंटबेटन। राधाकृष्ण आयोग के टाइम पर कौन देखने मिलता है? लॉर्ड माउंटबेटन। सार्जेंट के टाइम पर वेवल। हार्टोंग इरविन। हटाओ इरविन को। इरविन हटाओ। इरविन हार्टोंग। सार्जेंट वेवल। राधा माउंट बेटन। राधाकृष्ण माउंट बेटन। वेवल सार्जेंट। कर्जन टॉमस रेले। रिपन हंटर। और वुड डिस्पेच डलहौजी के टाइम पीरियड की। तो ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वो हमने देखा था कि किसमें? आपके वुड डिस्पेच में था टीचर ट्रेनिंग वाला। कॉर्नवालिस का एक नाम इंपॉर्टेंट था आपके स्थायी बंदोबस्त में। अब पूछा गया है शिक्षा के रिगार्डिंग संबंधित नहीं है। हंटर भी था, रेले भी था, स्ट्रेची नहीं था। अकाल वगैरह के लिए था स्ट्रेची। भारत के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? कॉर्नवालिस तो वही स्थायी बंदोबस्त के हैं। डलहौजी मिलारा है, तो लॉर्ड डलहौजी भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किसे जानता है? डलहौजी को। आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। भारत में प्रथम विद्युत अगर तार लाइन की बात हो तो वो डलहौजी के टाइम पीरियड पे आती है। रेलगाड़ी की बात हो तो वो इनके टाइम पीरियड की घटना है, वो देखने मिलती है। डाक टिकट का प्रचलन है, वो इनके टाइम पीरियड की घटना है, देखने मिलती है। तो इस अकॉर्डिंग इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में कहा गया है। तो न केवल सतारा, संबलपुर, आपके भगत, उदयपुर को मर्ज कर रहे हैं, भगत, नागपुर, उदयपुर को मर्ज कर रहे हैं, बल्कि ये तार लाइन, रेलगाड़ी और डाक टिकट है, इनका प्रचलन भी स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा है, ये किसके टाइम पर? तो रेलवे और टेलीग्राफ आपके डलहौजी के टाइम पीरियड की घटना है, वो देखने मिलती है। कर्जन ने 1902 में पुलिस आयोग का गठन किया था और इसका अध्यक्ष किसने बनाया था? तो टर्जन ने पुलिस आयोग का गठन किया था और इसके अध्यक्ष बनाए थे फ्रेजर को। टर्जन ने कौन से आयोग का गठन किया था? पुलिस आयोग का गठन किया था। अध्यक्ष किसको बनाया था? आपके एंड्रयू फ्रेजर है, इसको बनाया गया था। इल्बर्ट विल विवाद था, इसमें वायसराय के किस वायसराय के कार्यकाल की टाइम पीरियड की घटना देखने मिलती है? तो रिपन है, रिपन के टाइम पीरियड की घटना देखने मिलती है आपको। इल्बर्ट विल विवाद। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना आपके किसके टाइम पर हुई थी? लॉर्ड मेयो के टाइम पर प्रथम जनगणना होती है 1872 में। और इल्बर्ट विल विवाद में क्या था? इल्बर्ट विल विवाद में था कि लॉर्ड रिपन ने वायसराय की विधान परिषद में विदेशी सदस्य। इल्बर्ट के टाइम पर जो रिपन है वो क्या थे? वायसराय की विधान परिषद में विधि मेंबर थे। 1883 में विधान परिषद में एक बिल लाया गया था जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है, की संज्ञा दी जाती है। इसका उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं हैं वो तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय और यूरोपियों के न्यायाधीश हैं उनको समान शक्तियाँ दी जाए। तो ये आपके कोर्ट में जो भी न्यायाधीश वगैरह उनको समान शक्तियाँ देने की बात कर रहा था इल्बर्ट विल विवाद। और ये रिपन के टाइम पीरियड की घटना है, वो देखने मिलेगी। फिर सही सुमेलित पूछा गया है, कौन सा सही सुमेलित है? तो रिपन के टाइम पर द्वितीय जनगणना, फर्स्ट जनगणना आपके मेयो के टाइम पर हुई थी और रिपन के टाइम पर कौन सी हो रही है? सेकंड जनगणना हो रही है। फिर है प्रशासनिक सुधारों के संबंध में आपसे सत्य नहीं है, ये पूछा है। सत्य कौन कौन से हैं? पुलिस आयोग की स्थापना 1902 में की जा रही है। एंटनी मैकडोनाल्ड है, इसके अधीन अकाल आयोग है। एंटनी मैकडोनाल्ड को क्या अकाल आयोग के लिए जो गठित कमीशन था उसका चीफ बनाया गया था। 1901 में सिंचाई के रिगार्डिंग एक आयोग है वो स्थापित किए जा रहे हैं। तो कर्जन के टाइम पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट सुधार आप देखोगे तो कृषि इंस्पेक्टर के लिए 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की जो कृषि कार्यों की देखरेख हेतु नियुक्ति की गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में कर्जन के टाइम पीरियड में देखने मिलेगा। और इसके कर्जन के टाइम पीरियड में एक तिलक का कथन है ना, कैसी ये दुर्घटना है कि काल, प्लेग और कर्जन तीनों एक साथ आ रहे हैं। हालांकि कर्जन है, इसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया था। लोक सेवा मंडल की स्थापना की है 55 में। फिर
आपके फ्रेजर की अध्यक्षता में क्या बना रहा है, आपके पुलिस आयोग है, इसकी स्थापना की जा रही है। अभी भी इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी पूछा था ना, पुलिस आयोग का अध्यक्ष कौन था? फ्रेजर था। पुलिस आयोग का अध्यक्ष कौन था? एंड्रयू फ्रेजर। किसके टाइम पीरियड की घटना? कर्जन के टाइम पीरियड की। पुलिस आयोग बन रहा कब है? 1902 में। अध्यक्ष कौन था? फ्रेजर था। सर एंटनी मैकडोनाल्ड पिज्जा, बंगाल अकाल आयोग। डोनाल्ड अकाल। प्राचीन स्मारक संरक्षण के रिगार्डिंग एक्ट 1904 में सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ है, इनके नेतृत्व में सिंचाई आयोग की स्थापना की थी और रेलवे बोर्ड का गठन किया था 1905 में। कर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल के कृषि कार्यों की देखरेख के लिए नियुक्ति की गई कृषि इंस्पेक्टर की। उसके बाद में विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लेकर आता है। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम लेकर आया। लोक सेवा मंडल 5 में लेकर आया गया था। फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग गठित कर रहा है 1902 में। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग है, वो गठित कर रहा है। प्राचीन स्मारक परीक्षण एक्ट 1904 में सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ के नेतृत्व में सिंचाई आयोग और रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत है, ये किस क्षेत्र से रिगार्डिंग है? तो अधोमुखी आपके निस्पंदन सिद्धांत है, ये किसके रिगार्डिंग आपको देखने मिलेगा? ट्रिकल डाउन इफेक्ट एजुकेशन के रिगार्डिंग था। तो 1835 में विलियम बेंटिंग ने ये प्रस्ताव रखा था। विलियम बेंटिंग है वो आपके अधोनिस्पंदन सिद्धांत के रिगार्डिंग देखने मिलेंगे। उसके तहत शिक्षा है वो समाज के उच्च वर्ग को प्रदान की जाए और छन छन करके वो नीचे चली जाएगी। तो विलियम बेंटिंग के टाइम पीरियड की ये घटना देखने मिलेगी, अधोनिषेधन का सिद्धांत। मुंह बंद करने वाला एक्ट किसको कहा जाता है? मुंह बंद करने वाला एक्ट कहा जाता है देसी भाषा समाचार पत्र एक्ट 1878 का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, उसी को क्या कहा जाता है? मुंह बंद करने वाला। लिटन के टाइम पर रिपन तो अच्छा रिपन बल्ला रिपन है, और जो गलत काम है यानी प्रचार वरसार बंद कर रहा है हमारे समाचार पत्रों का, वो कौन था? लिटन था। देसी भाषा समाचार पत्र एक्ट 1878। अमृत बाजार पत्रिका वगैरह उन पर बैन लगाया था, यही वही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के रूप में भी जाना जाता है, या फिर भारतीय भाषा के समाचार पत्र के रिगार्डिंग एक्ट 1878 किसके टाइम पीरियड के? लॉर्ड रिटन के टाइम पीरियड की घटना देखने मिलती है। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा जाता है। सरकार की अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने की जो भी अपराध से संबंधित पत्र की चेतावनी दी जाती थी, जमानत भी नहीं ले सकते थे, जमानत को जब्त भी कर सकती थी। और अर्स्कन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी असंगत बताया था, भारत की भावी प्रगति के लिए घातक बताया था। एस एन बनर्जी ने ऐसे आकाश से बनर्जी तो वैसे कुछ भी हो उसे वज्रपाती बताते, लेकिन पेरी ने क्या कहा था? विपरीतगामी, ये असंगत है। एक पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? इल्बर्ट विल रिपन के टाइम पर। वर्नाकुलर प्रेस कर्जन नहीं है आपके यहाँ पर, कौन सा है? वर्नाकुलर प्रेस लिटन के टाइम पर। ठगी का दमन बेंटिंग ने किया था। रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग की। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिंग फेंस की नीति कौन लेकर आ रहा है? आपके वॉरेन हेस्टिंग्स ले आ रहे। ठगी का दमन करने वाले कौन थे? बेंटिंग थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन है। इल्बर्ट विल रिपन है। इल्बर्ट विल किसके रिगार्डिंग था? वो कोर्ट वगैरह के रिगार्डिंग था। वर्नाकुलर प्रेस है लिटन। ठगी का दमन बेंटिंग। रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर यहाँ पर कुछ बताए गए हैं, सुमेलित करना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में अपनी बात की हमारे लिटन साहब है, उनके टाइम पर आया था। और इसी का रिगार्डिंग इसे हिंदी में क्या कहते हैं? देसी भाषा समाचार पत्र एक्ट 1878। देसी भाषा समाचार पत्र एक्ट 1878 कहें या फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहें, लिटन की टाइम पीरियड की घटना है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 किसके टाइम पीरियड की है? कर्जन के टाइम पीरियड की है। भारतीय काउंसिल एक्ट 1909 मिंटो के टाइम पीरियड की घटना, लॉर्ड मिंटो है, इनके टाइम पीरियड की घटना है। और रोलेक्ट एक्ट 1919 जेम्स फोर्ड है, उनके टाइम पीरियड की घटना है। रोलेक्ट एक्ट 1919 जेम्स फोर्ड, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड भी इन्हीं के रिगार्डिंग एक देखने मिलेगा, भारत प्रसिद्ध अधिनियम। और 1919 का रोलेक्ट एक्ट के टाइम पर भी यही थे। रोलेक्ट एक्ट जो ना अपील ना वकील ना दलील का, जिसे कहते हैं काला, नहीं वो स्क्रिच सैडलर था ना, इसका रोलेक्ट एक्ट का एक रियल नाम अलग था, इसे रोलेक्ट एक्ट भी कहते हैं। और ये आपको 1919 की घटना आपको देखने मिलेगी। जेम्स फोर्ड इस टाइम पर गवर्नर जनरल देखने मिलते हैं। काउंसिल एक्ट, ये मिंटो को कैंसिल कर दो। तो भारतीय काउंसिल एक्ट है, ये 1909 में आया था और मिंटो के टाइम पर आया था।
इंडियन यूनिवर्सिटी वाला करजन, इंडियन यूनिवर्सिटी भी बात की थी करजन के टाइम पर आपके 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बन रहा है। और प्राचीन जो संरक्षण वाला है जो भी इमारत वगैरह संरक्षण है ये भी 1904 में ही है। इसके 4 के बाद में 5 में हमने देखा था सिंचाई आयोग, मानक्रीफ के नेतृत्व में सिंचाई आयोग बन रहा था। रेलवे की रिगार्डिंग बोर्ड 5 में बन रहा था। तो ये किसके रिगार्डिंग आपको देखने मिलेंगी, करजन के टाइम पीरियड की घटना देखने मिलेगी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हमने देख लिया, लिटन। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन था एक लास्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल जिसने सहायक संधि की नीति शुरू की थी तो ये की थी वेलेजली। वेलेजली ने सहायक संधि है इनकी स्टार्टिंग की थी। तो लॉर्ड वेलेजली है, उसने सहायक संधियों की स्टार्टिंग है वो की थी। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारी जो सारांश है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। सहायक संधि वाली घटना तो किसके टाइम पीरियड में आपको देखने मिलती है, हमने बात की वेलेजली। कौन सी सहायक संधियाँ शामिल राज्य हुए थे सहायक संधियों के तहत, हैदराबाद मिलाया था, HMT हैदराबाद, मैसूर और तंजौर, HMT। फिर आपको देखने मिलेगा अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मचेरी और बूंदी, भरतपुर, ये सब मर्ज है वो किए गए थे, सहायक संधियों के तहत शामिल थे। फर्स्ट एक तो श्री HMT हैदराबाद, मैसूर और तंजौर, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर वेलेजली की सहायक संधियों के तहत शामिल आपको राज्य देखने मिलेंगे। हैदराबाद मिला था 1798 में, मैसूर है 1799 में, तंजौर है 1799 में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आपको देखने मिलेंगे, अवध 1801 में, अवध का 1801 में, और एक में पेशवा है इसको भी मर्ज कर रहे हैं ये लोग। बरार के भोसले हैं इनके साथ 1803 में की थी, सिंधियों के साथ 4 में की है। लेकिन फिर इंपॉर्टेंट आता है जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर, ये आपकी राजस्थान की रिगार्डिंग है। 1818 में इनके साथ संधि की थी, सहायक संधियाँ जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी और भरतपुर, इनके साथ सहायक संधियाँ कब की जा रही है, 1818 में। घेरे की नीति ये किसने अपनाई थी, रिंग फेंस की नीति, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग है इनके टाइम पीरियड में देखने मिलेगी। ब्रिटिश रोचेता घेरे की नीति है रिंग फेंस, क्वेश्चन पूछा गया है ब्रिटिश रोचेता रिंग फेंस वाली नीति, हेस्टिंग्स। हेस्टिंग किस में है, रिंग में है, हेस्टिंग रिंग में है। डलहौजी देख ही लिया, सतारा 1848 में, सतारा के बाद में एक साल बाद में संबलपुर 1849 में, संबलपुर के बाद में भगत और उदयपुर दोनों 50 में है। उसके बाद में आपको ना झांसी देखने मिलेगा, नागपुर झांसी देखने मिलेगा, नागपुर 54 में, झांसी 55 में, और फिर लास्ट में अवध है, ये वो बोला ना झांसी उदयपुर, ना झांसी सॉरी अवध, ना झांसी अवध, ये डलहौजी ने अव्यक्तिगत का सिद्धांत है उसके तहत मर्ज किए थे। एक तो इस चैप्टर में ये लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलन वगैरह और न्यूज़पेपर वगैरह इनकी लिस्ट दी हुई है। एक तो ये न्यूज़पेपर वाली क्रांतिकारी संगठन वाली लिस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपको एक देखने मिलेगा, मित्र मेला। मित्र मेला संगठन किसका था, वीर सावरकर बंधु का था। तो सावरकर बंधु इसके रिगार्डिंग था। मित्र मेला पूना में बना था 1899 में। अनुशीलन समिति 1902 में, बारिंद घोष, जतिनदार बनर्जी, प्रमोता मित्र, पुलिन दास है वो अनुशीलन समिति के देखने मिलेंगे। गद्दर सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना देखने मिलता है गद्दर में। अभिनव भारत सभा, विनायक दामोदर सावरकर है वो अभिनव भारत सभा से देखने मिलते हैं। अनुशीलन समिति मदनापुर वाली में ज्ञानेंद्र नाथ बसु है। भारत माता सोसाइटी में अंबा प्रसाद और अजीत सिंह देखने मिलते हैं। नौजवान भारत सभा में भगत सिंह है। व्यायाम मंडल में आपको चांपेकर बंधु देखने मिलते हैं। स्वदेश बांधव समिति में अश्विनी कुमार दत्त की थी स्वदेश बांधव समिति 1905 में, जब आपके स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तब ये समिति बनाई गई थी। व्यायाम मंडल पूना में है, चापेकर बंधु से संबंधित है। नौजवान भारत सभा है, इसमें भगत सिंह की थी। नौजवान भारत सभा लाहौर में 1926 में बनी थी। भारत माता सोसाइटी पंजाब में
अंबा प्रसाद और अजीत सिंह के टाइम पीरियड की देखने मिलेगी। अनुशीलन समिति ज्ञानेंद्र नाथ बख्शी की है, बोस की है ज्ञानेंद्र नाथ की बोस की अनुशीलन। इंडियन रिपब्लिक आर्मी सूर्य सेन की थी इंडियन रिपब्लिक आर्मी। बंगाल स्वयंसेवी हेमेंद्र घोष लीला नाकी। श्री संघ श्री अनिल अनिल श्री अनिल है वो श्री संघ के थे, अनिल राय श्री संघ। बंगाल स्वयंसेवी हेमचंद्र घोष। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, चंद्रशेखर आज़ाद का था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA है, ये 1928 में दिल्ली में किसका था? चंद्रशेखर आज़ाद। इससे जुड़े हुए व्यक्ति देखने मिलते हैं। भिखाजी आंदोलन है 1902 में। इससे आगे के मैडम भिखाजी कामा वो देखने मिलती है। लंदन में इन्होंने भारतीय झंडा वगैरह फहराया था। नहीं, सैन फ्रांसिस्को में फहराया था ना, सैन फ्रांसिस्को, लंदन नहीं है। मैडम भिखाजी कामा 1902 में। आत्मनिधि की रिगार्डिंग समिति विपिन बिहारी गांगुली विपिन बिहारी गांगुली है, ये किस में है? आत्म उन्नति रावली में आपको देखने मिलेंगे। गद्दर सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल सोहन सिंह पाकना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में सबसे ज़्यादा इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, गद्दर वाले में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस के नेतृत्व में जापान में बनी थी 1942 में। हिंदू धर्म संघ है, चापेकर बंधु है, उनकी थी हिंदू धर्म संघ। आर्य बांधव बाल गंगाधर तिलक की है। मित्र मेला वीर सावरकर का है। अनुशीलन समिति बारिंद घोष, जतिन दास बनर्जी, प्रमोद मित्र, पुलिन दास, ये अनुशीलन समिति के थे। अभिनव भारत सभा वीर दामोदर सावरकर की है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कानपुर में सचिंदर सान्याल, जोगेंद्र चटर्जी, भगत सिंह, उधम सिंह इनके द्वारा समर्थित देखने मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में देखने मिलता है। राफ्त गोफ्तर किसका था? दादा भाई नौरोजी का देखने मिलता है। राफ्त गोफ्तर। हिंदू पेट्रियट ये गिरीश चंद्र घोष का था। सोम प्रकाश ये कलकत्ता से द्वारका दास विद्याभूषण का था। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर का देखने मिलता है। इंडियन मिरर। बंगाली ये गिरीश चंद्र घोष का है। नेशनल पेपर देवेंद्र नाथ टैगोर का है। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर का है। नेशनल पेपर अमृत बाजार पत्रिका, जिसे बाद में पहले प्रारंभ में बंगाली से निकालते, बाद में अंग्रेजी में, पहले क्योंकि वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के हैं, उसके तहत इस पर इन्होंने क्या किया था, बंगाली से सीधा अंग्रेजी में निकालना स्टार्ट कर दिया था। अमृत बाजार पत्रिका दैनिक निकलती थी जसोल से, और ये कौन निकालते थे? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका में। बंग दर्शन बंगाली में बंकिम चंद्र चटर्जी का था। बंग दर्शन। द हिंदू अय्यर राघवाचारी और सुब्बाराव इसके रिगार्डिंग देखने होते हैं। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया। केसरी तिलक का था। युगांतर विपिन चंद्र पाल का था। युगांतर। संध्या और काल किसका था? बारिंद घोष 1904 में। संध्या तो बारिंद घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त का है, और काल किसका है? बर्मा माधव उपाध्याय, उनका देखने मिलेगा। वंदे मातरम है, ये लंदन में इससे प्रकाशित होता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा निकालते थे वंदे मातरम, लंदन से श्यामजी कृष्ण वर्मा। तलवार मैडम भिखाजी कामा, इससे जुड़ी हुई थी पेरिस से। फ्री हिंदुस्तान वीरेंद्र चट्टोपाध्याय बर्लिन से। गद्दर तारकनाथ दास का था, वैंकूवर से गद्दर। रेशवा सैन फ्रांसिस्को से गद्दर वाले। बॉम्बे क्रॉनिकल ये पहले 1908 में निकालते थे अजीत सिंह, फिर बम्बई से फिरोज शाह मेहता निकाले गए 20 में। इसमें KM पणिकर नहीं, KM पणिकर वाला अलग है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, KM पणिकर वाला अलग है। बॉम्बे क्रॉनिकल है, वो दैनिक निकलता था पहले 1908 से पहले तो अजीत सिंह, और 13 उसमें फिरोज शाह मेहता वगैरह वो संपादक बन जाते हैं। द हिंदुस्तान टाइप है, वो निकालते हैं KM पणिकर। अकाली दल के आंदोलन के एक भाग के रूप में इसे KM पणिकर ने इसकी स्थापना की थी। द मिलाप है, ये है एम के चांद है, वो द मिलाप उर्दू में। लीडर मदन मोहन मालवीय का समाचार पत्र कौन था? लीडर, अंग्रेजी में था। कृति की है संतोष सिंह। बहिष्कृत भारत किसका था? BR अम्बेडकर का 1927 में। कुद्दी अरासू EV रामास्वामी नायकर का है। क्रांति मिर्जाकर, जोगलकर, घाटे। बंदी जीवन सचिंदर सान्याल का था। अल हिलाल अल बिलाग ये सब 1912-13 में निकालते थे अबुल कलाम आज़ाद के थे। अल हिलाल अल बिलाग
अबुल कलाम आज़ाद के। यंग इंडिया महात्मा गांधी और इंदुलाल याग्निक है। ये यंग इंडिया 1916 में बम्बई से इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया से एनी बेसेंट है। न्यू इंडिया की बात हो एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी और इंदुलाल याग्निक है। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का था 1938 में। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का 1938। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, यंग इंडिया गांधी और आपके इंदुलाल याग्निक। अल हिलाल अल बिलाग अबुल कलाम आज़ाद। बंदी जीवन सचिंदर सान्याल। क्रांति एनजी मिज्र जोगेलकर और घाटे। क्रांति में थोड़ा सा घाटा होगा किसका, मिज्र और जोगेलकर का। तो क्रांति में मिज्र जोगेलकर और घाटे है, ये इसके संपादक देखने को मिलेंगे। कुद्दी अरासू तमिल में निकलता था और निकालते थे रामा स्वामी नायकर पेरियार। केरल की साइड पेरियार कास्ट तो मेनली रूप से पेरियार लोकेशन केरल की तरफ ही आता है मेनली, लेकिन ये तमिल भाषा में कौन निकाल रहे हैं, व्यक्ति का नाम है रामा स्वामी नायकर। कुद्दी आरसू न्यूज़पेपर है। बहिष्कृत भारत है 27 में, BR अम्बेडकर का देखने मिलेगा। कृति संतोष सिंह की कृति। लीडर मदन मोहन मालवीय का लीडर। मिलाप MK चांद है, वो मिलाप चांद से मिलाओ, किसको, MK चांद, उनके द्वारा स्थापित कौन सा है, द मिलाप चांद से मिलाओ। लाहौर से चांद से मिलाओ, लाहौर में इससे निकलता था 23 में। KM पणिकर द हिंदुस्तान टाइम्स अकाली दल के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। बॉम्बे क्रॉनिकल अजीत सिंह और फिरोज शाह मेहता इससे जुड़े हुए थे, बॉम्बे क्रॉनिकल से। रेशवा गद्दर, रेशवा है वो सैन फ्रांसिस्को, गद्दर से अभी हमने देखा था सैन फ्रांसिस्को में गद्दर में लाला हरदयाल और एक और व्यक्ति का नाम आप देखते हो। कहाँ पे गए, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ये थे गद्दर में। और गद्दर न्यूज़पेपर कौन निकाल रहा है, तारक ना। रेशवा है गद्दर दल, ये इस गद्दर दल द्वारा निकाला जाता था रेशवा न्यूज़पेपर। वैंकूवर से निकलता तारकनाथ दास द्वारा गद्दर, सॉरी हाँ गद्दर दल तो कौन सा निकाल रहा है, गद्दर दल तो निकाल रहे हैं सैन फ्रांसिस्को रेशवा, और तारकनाथ दास है वो वैंकूवर से निकाल रहे गद्दर के नाम से ही। फ्री हिंदुस्तान वीरेंद्र चट्टोपाध्याय फ्री हिंदुस्तान की बात करते हैं। तलवार मैडम भिकाजी कामा की तलवार आपको देखने मिलेगा। वंदे मातरम श्यामजी कृष्ण वर्मा का देखने मिलेगा, वंदे मातरम। रासगोप्तर दादाभाई नारोजी का, हिंदू पेट्रियट्स कृष्ण चंद्र घोष का, सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण का, इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर का है, इंडियन मिरर गिरीश चंद्र घोष का बंगाली आपको देखने को मिलता है। नेशनल पेपर देवेंद्र नाथ टैगोर का है, देवेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन मिरर नेशनल पेपर इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका पहले बंगाली में निकलती, फिर इंग्लिश में निकालना स्टार्ट कर दिया था किसने, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने। शिशिर और मोती ने अमृत बाजार पत्रिका है इसको बंगाली से सीधा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी बंग दर्शन से जुड़े हुए थे। युगांतर में अय्यर है। संध्या और संध्या में बारिंद घोष, और काल है उसमें है ब्रह्मा बांधा उपाध्याय। इंडियन स्टेट्समैन में आपको देखने मिलेगा रॉबर्ट नाइट। स्टेट्स की कौन बात कर रहे हैं, रॉबर्ट नाइट। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। इसकी क्लास है क्या, एक दो में और लानी पड़ेगी आई थिंक, या फिर आप खुद पढ़ लेना। क्वेश्चंस को वापस रिवाइज करें तो क्वेश्चंस में हमने देखा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के टाइम पीरियड की घटना है। भारतीय काउंसिल एक्ट है मिंटो के टाइम पीरियड। रॉलेट एक्ट आपके चेम्सफोर्ड वाला है। और इंडियन यूनिवर्सिटी कर्जन के टाइम पर हमने और क्या देखे हैं, कर्जन के टाइम पर सिंचाई आयोग
मानक्रीफ के नेतृत्व में बना था। इसके अलावा मैकडोनाल्ड है, उसके नेतृत्व में अकाल आयोग गठित किया गया था। प्राचीन जो स्मारक है उनका परीक्षण अधिनियम 1904 में लाया जा रहा है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट लाया जा रहा है। सेवा मंडल की स्थापना 1905 में की गई थी। ये सब घटनाएं आपको कर्जन के टाइम पीरियड में याद रखना है। अधोमुखी निस्पंदन जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट वाली जो शिक्षा के रिगार्डिंग है, वो कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड की घटना देखने को मिलेगी? लॉर्ड विलियम बेंटिक है, वो इससे जुड़े हुए हैं। बेंटिक कहता है बैठ जाएगी शिक्षा है वो धीरे धीरे नीचे के तले में बैठ जाएगी, ट्रिकल डाउन बैठेगी, अधोनिवेशन सिद्धांत। मुंह बंद करने वाला एक्ट है आपके लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसे बोलते क्या थे? देसी भाषा समाचार पत्र एक्ट 1878। और अभी हमने देखा वो अमृत बाजार पत्रिका जो शिशिर कुमार घोष बारिंद घोष निकाले, पहले बंगाली में निकालते थे, फिर रातों रात इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी थी उसको। लॉर्ड कॉर्नवालिस किससे जुड़े हुए थे? स्थायी बंदोबस्त से जुड़े हुए थे। चार्ल्स वुड वाला डलहौजी के टाइम पर हंटर कमीशन, रिपन के टाइम पर हंटर कमीशन, सैडलर, जेम्स पॉड, टॉमस रेले कर्जन के टाइम पर हार्टोंग समिति, इरविन हटाओ इरविन को, सार्जेंट वेवल लेकर आता है सार्जेंट प्लान 1944 में, राधा कृष्ण आयोग 48 में, लॉर्ड माउंटबेटन। आधुनिक भारत का निर्माता डलहौजी, और डलहौजी ने मिलाया किसको था? सतारा संबलपुर, आपके सतारा संबलपुर के बाद में भगत उदयपुर और फिर नागपुर झांसी और एक अवध, 56 में अवध को मिला लिया था डलहौजी ने। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस आयोग का गठन किया था 1902 में, और इसके चीफ कौन थे? आपके फ्रेजर देखे थे हमने। इल्बर्ट विल विवाद है वो रिपन के टाइम पीरियड की घटना हमने देखी थी। रिपन के टाइम पर अच्छा रिपन भला रिपन सारे अच्छे अच्छे काम। तो इल्बर्ट विल विवाद किसके रिगार्डिंग था? कोर्ट में जजों के रिगार्डिंग था कि समान पावर वगैरह दी जाए, कोई भी भेदभाव वगैरह नहीं किया जाए। तो अच्छा ही है, लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, तो ये इल्बर्ट विल विवाद रिपन के टाइम पीरियड की आपको घटना देखने मिलेगी। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आपको देखने मिलेगा। वुड स्पेस कमीशन ने इसकी बात की थी। वुड स्पेस तो 54 में आया था। हटाओ किसको? इरविन को, इरविन हटाओ, ये कब? 1829 में है। हंटर है वो आपके किसके? रिपन 82-83 में हंटर कमीशन, और शेडलर 1917-18 में शेडलर। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के रिगार्डिंग याद रखना। शस्त्र एक्ट कब आया था? 78 में। आर्म्स एक्ट या शस्त्र एक्ट 78 का था। कृषि अनुसंधान के रिगार्डिंग लॉर्ड कर्जन वर्क कर रहा है। पूसा में इसके रिगार्डिंग कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना की थी। डलहौजी वाले देख लिए व्यक्तिगत का। राज्य अपहरण की नीति है, व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने अपनाया था? डलहौजी ने अपनाया था। कूस प्रशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने 56 में अवध को मिला लिया था। बंगाल में द्वैध शासन है, उसे किसने समाप्त किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन समाप्त करने वाले थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग है, ये बंगाल का गवर्नर बनकर आया था और इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है, ये क्या बने थे? बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। पहले गवर्नर जनरल है ये बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम, ये देखने होते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। ये देखो जो कन्फ्यूज़न हुआ था, गवर्नर ओनली गवर्नर पूछे तो बने थे क्लाइव। यहाँ पर है गवर्नर जनरल, तो ये कौन बने हैं? वॉरेन हेस्टिंग। ओनली गवर्नर की बात करें तो पहला गवर्नर कौन बना था? क्लाइव है, वो बात है ब्रिटिश कंपनी की ओर से सर्वोच्च अधिकारी, और यह है गौरव क्लाइव है, इसको बंगाल के गवर्नर के रूप में प्राप्त हुआ था। क्लाइव है बंगाल का गवर्नर बना था। गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो भी हेस्टिंग्स को बताया गया है। स्वतंत्र भारत में प्रथम, तो स्वतंत्रता के टाइम पर माउंटबेटन है। फर्स्ट भारतीय आपको सी राजगोपालाचारी का नाम याद रखना है। अंतिम सी राजगोपाल, फर्स्ट भी भारतीय भी सी राजगोपालाचारी। द्वैध शासन को समाप्त कौन कर रहा है? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, और द्वैध शासन को समाप्त करने वाला भी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे गवर्नर जनरल वाले। इसी के साथ ही ये थ्योरी क्या देखनी, इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट अपन को कवर करना है। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? ये आप याद रखना, जवाहरलाल नेहरू का डायलॉग है, वो देखने मिलता है, आराम हराम है। तो ये आप है ना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, PYQ सॉल्व करते रहा करो, उनसे क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं और कभी आपके रीड करने में भी हेल्प हो जाती है इनसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, आई होप आप सभी के लिए आज का दिन अच्छा जाए और आप सभी को ये क्लास है वो काफ़ी अच्छी लगेगी। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।